माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने पूछा, हर बारिश में क्यों डूब जाती है राजधानी की सड़कें। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को तलब किया। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर सरकार के खोखले दावों पर हाईकोर्ट के तेवर सख्त हो गए हैं। हर बार की बारिश के बाद पटना की सड़कों के पानी से डूब जाने से नाराज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल ये भरोसा दिलाती है कि अगले साल से जल जमाव नहीं होगा, लेकिन अगले साल भी पुरानी स्थिति ही बरकरार रहती है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा, जल जमाव दूर करने के लिए क्या किया। दरअसल पिछले साल पटना में जल प्रलय के बाद पूरी राज्य सरकार ने दावा किया था कि अब पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हल्की बारिश के बाद भी पटना के कई इलाके डूब जा रहे हैं। आज भी चंद घंटे बूंदाबांदी हुई तो पटना की कई सड़कों पर जल जमाव हो गया। हाईकोर्ट ने आज पटना के इस हालत पर गहरी नाराजगी जताई। पटना में लगातार हो रहे जल जमाव पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ पटना नगर निगम को ये बताने को कहा है कि जल जमाव दूर करने के लिए क्या सब किया गया है और अभी के हालात क्या हैं। दरअसल पटना में जल जमाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। आज को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाली संस्था PIL फोरम की याचिका पर सुनवाई की। नीतीश सरकार के काम पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हर साल शहर में हुई जल जमाव को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं। हर साल सरकार कोर्ट में ये दावा करती है कि आगे से लोगों को परेशानी नहीं होगी और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन अगले साल फिर वही परेशानी सामने आ जाती है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा पेश करे। सरकार ये भी बताए कि जल निकासी के लिए संप हाउसों का क्या प्रबंध किया गया है, वहां कौन सी व्यवस्था की गई। सरकार सारे बिंदुओं पर पूरी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करे। वहीं याचिका दायर करने वाली संस्था की ओर से बहस करते हुए वकील शशि भूषण कुमार ने कहा कि सरकार लगातार गलत आश्वासन दे रही है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद भी पटना में जल जमाव की समस्या बरकरार है। हल्की बारिश होने के बाद भी पूरा शहर डूब जाता है। कई इलाकों में तो पूरे बरसात पानी जमा रहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा चुनावी तैयारी को लेकर कोरोना संकट पर नहीं दे रहे ध्यान। जी हां दोस्तों, कभी जेडीयू में रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल दागा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे। यह आरोप प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को ट्वीट कर लगाया है। बता दें कि जेडीयू से बाहर निकलने के बाद प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल एक समय था जब राजनीतिक रणनीतिकार और सियासी गलियारे में पीके के नाम से फेमस प्रशांत किशोर जेडीयू के शीर्षस्थ पोस्ट पर थे। वे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जब से उन्हें पार्टी से हटाया गया है तब से एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। ट्वीट कर कभी जेडीयू तो कभी भाजपा पर हमला करते रहते हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने नए ट्वीट में नीतीश सरकार पर कोरोना संकट को लेकर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोरोना की वजह से चुनाव और उसकी तैयारियों में कोई बाधा न आए, इसलिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना की जांच की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि पूरे देश के लेवल पर बिहार में कोरोना की सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। कोरोना से संक्रमित लोगों के पता न चलने या उसमें देरी के भयावह परिणाम हो सकते हैं। इसके पहले इसी माह 14 जून को उन्होंने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से ना निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि घर से नहीं निकलने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला किए थे। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार लगातार दौरा कर रहे हैं और नेपाल बॉर्डर पर जाकर तटबंधों का जायजा भी ले रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार ने कोरोना मरीजों पर पतंजलि की दवा ट्रायल करने वाले अस्पताल को थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर स्थित निम्स अस्पताल को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कोरोना मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद ड्रग काउंसिल की दवाई की ट्रायल को लेकर जवाब मांगा गया है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि हमने 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगते हुए बुधवार शाम को अस्पताल को नोटिस दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल ने ट्रायल के लिए राज्य सरकार को ना तो सूचित किया और ना ही अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर से जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि मंगलवार को योग गुरु रामदेव द्वारा दवा के लॉन्च ने एक बहस छेड़ दी, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने इसके परीक्षण पर सभी जानकारी मांगी और कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए दवा के रूप में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना दवा का उपयोग दवा के रूप में नहीं किया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए दवा के रूप में किसी भी दवा की बिक्री के मामले में विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोनिल दवाई के लॉन्चिंग के दौरान पतंजलि ने दावा किया था कि उसकी दवा 7 दिनों के भीतर इस बीमारी को ठीक कर सकती है। इस दौरान दवा के 100% सफल असर का दावा किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बन सकता है नया मोर्चा, यशवंत सिन्हा ने शुरू की कवायद। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले नया मोर्चा आकार ले रहा है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि इस साल अक्टूबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ तोड़ करनी अभी से शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने का प्रयास किया है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों को एक साथ लाने के लिए बातचीत चल रही है। बिहार प्रवासियों के बीच कुशासन और विनाश के मुद्दे को उठाने के लिए मोर्चा बनाने की योजना है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। हाल ही में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि 90 दिन के लॉकडाउन के दौरान वो आरजेडी को बांटने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आए। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि नीतीश कुमार बताएं उन्होंने 15 साल में क्या किया है। वहीं तेजस्वी ने पार्टी नेताओं के दूसरे पाले में जाने पर कहा कि चुनाव से पहले पाला बदलना आम बात है, जो नेता गए हैं उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के जरिए आगामी विधानसभा की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बिहार विधान परिषद के लिए सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के मद्देनजर आरजेडी और जेडीयू दोनों दलों ने अपने अपने कोटे से मुस्लिम समुदायों को उच्च सदन में भेजने का फैसला किया है। ऐसे में देखना है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद कौन बनता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री की चीन से कैसी दोस्ती कि वह हमारी जमीन पर कब्जा कर पाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले 20 जवानों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी से भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। देश सच जानना चाहता है, हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए, उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई। उनकी शहादत की पीड़ा को उनके परिजन उम्र भर सहते रहेंगे। यह एक ऐसा दुख है जिसे मैं अपने अनुभव से अच्छी तरह समझती हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जवानों के इस बलिदान को व्यर्थ ना होने दें, उनकी शहादत का आदर करें। प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री के बयानों से कई सवाल उठते हैं, इन सवालों को उठाना हम सबका फर्ज है, क्योंकि देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे हैं तो कैसे समझौते हुए, कैसी बातचीत हुई कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर पाए। देश की जनता जानना चाहती है कि चीन के सैनिकों का सामना करने के लिए भारतीय जवानों को निहत्थे क्यों भेजा गया। जिस धरती पर जवान शहीद हुए वह भारत की धरती है, हमारी माँ है। आप उस धरती को चीन को नहीं सौंप सकते, यह हम होने नहीं देंगे। देश जानना चाहता है कि हमारे देश की धरती पर चीन को आने की इजाजत किसने दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जवानों की शहादत पर राजनीति करना पाप है। प्रधानमंत्री को जवानों के बलिदान का निरादर नहीं करने देंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया ने पूछा, सरकार बताए चीन से हमारी जमीन कब और कैसे वापस मिलेगी। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगातार इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वह चीन के साथ सीमा विवाद पर देश को सच बताए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे अभियान स्पीक अप फॉर आवर जवान्स में अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार को हमें बताना चाहिए कि चीन द्वारा अतिक्रमण की गई हमारी जमीन कब और कैसे हमारे लिए बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी सेना को पूर्ण समर्थन और शक्ति देनी चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति होगी। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय बातचीत कर रहे हैं। आज जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तब भारत यह जानना चाहता है कि क्यों और कैसे हमारे 20 जवान गलवान घाटी में मारे गए। सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी ने भी ट्विटर पर वीडियो संदेश के जरिए सरकार से सवाल करते हुए कहा, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। देश सच जानना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले होंगे और तेज, शुरू किया अपना चैनल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से वह जल्द ही लोगों से सीधे जुड़ना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम चैनल संदेश भेजने वाला एक एप्लीकेशन है, जहां सिर्फ एडमिन ही संदेश भेज और देख सकता है। यह चैनल सार्वजनिक संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी संसद सदस्य का आधिकारिक चैनल जल्द ही सत्यापित हो जाएगा। उनके टेलीग्राम चैनल से अभी तक करीब 3500 सदस्य जुड़ गए हैं। राहुल गांधी जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं, जबकि वह सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने के लिए करते रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, कोरोना मामले बढ़ने के बाद जिला न्यायाधीश ने दिए घर से काम करने के निर्देश। जी हां दोस्तों, रोहिणी कोर्ट में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर जिला न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों से घर से काम करने और कर्मचारियों को अदालत नहीं आने का निर्देश दिया है। जिला न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि कुछ न्यायिक अधिकारी अपने कर्मचारियों को अदालत परिसर में आने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को घर से काम करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद ऐसा संज्ञान में आया है कि इनमें से कुछ नियमित रूप से अदालत आ रहे हैं और अपने पूरे स्टाफ को हर दिन बुला रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अदालतों में आने वाले कई कर्मचारियों और न्यायाधीशों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 19 जून को जारी एक परिपत्र में ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर न्यायाधीशों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों पर सुनवाई करने की तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वे जिला न्यायाधीश को सूचित करें। परिपत्र में कहा गया है कि किसी खास दिन ड्यूटी पर केवल 1 या 2 कर्मचारियों को ही बुलाया जाए। इसमें कहा गया है कि हालांकि स्टेनोग्राफर फोन के जरिए अपने घर से काम कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर हॉस्पिटल विवाद में बीजेपी एमपी कमलेश पासवान समेत 56 पर एफआईआर। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, हॉस्पिटल को लेकर चल रहे विवाद के बीच गोरखपुर की कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया है। इसमें एक पक्ष ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान समेत 6 नामजद और 50 अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया है। दूसरे पक्ष ने हॉस्पिटल संस्थापक विजय पांडे समेत 8 नामजद और 40 अन्य के खिलाफ केस किया है। इसमें लूट, बलवा, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत हुआ है। जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर सांसद और संस्थापक में विवाद है। इस मामले में विवाद बढ़ता देख गोरखपुर पुलिस सतर्कता बरत रही है। सांसद कमलेश पासवान ने दूसरे पक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाया है। बता दें, पासवान यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं। गौरतलब है कि सांसद कमलेश द्वारा अपशब्द बोलने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी थी। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल पर कब्जे को लेकर साझेदारों में विवाद चल रहा है। इस मामले में ASP SSP के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का लक्ष्य 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से करना है बेदखल। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी का आह्वान अपील जारी करते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आह्वान किया है कि वे राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकारों की अक्षम्य गलतियों और जन विरोधी नीतियों का जनधन के बीच जाकर पर्दाफाश करें। इसके साथ ही पीड़ित, दुखी और असहाय लोगों की यथासंभव मदद भी करें। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान लुट रहा है, मजदूर भूखों से मर रहा है, बेरोजगारी सूरसा की तरह आकर बढ़ाती जा रही है, नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है, छात्र वर्ग कुंठित हैं, बुनकर, दस्ताकर और छोटा मझोला बड़ा उद्यमी किसानों की तरह आत्महत्या करने को विवश है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।